बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 फिज़िक्स का हमने ख़त्म कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आज से 9 या 10 दिन पहले। और आज हमने चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा, जहन में रहे कि चैप्टर नंबर 13 का बिल्कुल अपोजिट काम चैप्टर नंबर 14 में होगा। कैसे? चैप्टर नंबर 13 में हमने बात की थी रिफ्लेक्शन की, यानी कि लाइट टकराएगी और वापस आएगी। बट चैप्टर नंबर 14 में हमने बात करनी है रिफ्रैक्शन की, यानी कि लाइट जब ऐसी चीज से टकराए, यानी कि जैसे कि लेंस कह लो, ट्रांसपेरेंट चीज, और उससे टकराने के बाद लाइट क्रॉस हो जाए, यानी कि उसको पास कर दे, तो ये हमारे पास कराता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, फॉरन टॉपिक पर आता है, उसके बाद कुछ बात करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन क्या है। मतलब पहला सवाल ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने करना है इसका सिर्फ रिड्यूस टॉपिक्स ही है। ठीक है, कोशिश मेरी ये है कि पहले रिड्यूस टॉपिक के साथ हम सिलेबस को कंप्लीट करवा दें, देन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक्स हमने छोड़ दिए यानी कि रिड्यूस हुए हुए थे उसको भी हम कंप्लीट कर लें। ठीक, रिफ्रैक्शन है क्या, मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, आपने यहाँ से इसको देख लेना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन हमारे पास ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये मिसाल ले लो कि आपने एक गिलास लिया और गिलास के अंदर आधा गिलास पानी भरा है, शीशे का गिलास है, और उसमें आपने पेंसिल को डिप कर दिया। ठीक है, जब आपने उसमें पेंसिल को डिप किया तो जब आप गिलास को बाहर से देखोगे तो आपको पेंसिल बिल्कुल स्ट्रेट नजर नहीं आएगी, बल्कि थोड़ी सी बेंड हुई भी नजर आएगी। यही कमाल रिफ्रैक्शन का है। जब भी लाइट की रिफ्रैक्शन होती है, यानी कि लाइट क्रॉस होती है लेंस से, या मतलब ऐसे सब्सटेंस यहाँ से लाइट क्रॉस हो सकती है, जैसे कि अब सूरज की रोशनी पानी के अंदर जा रही है। ठीक है, या हमने लेंस को रखा हुआ और लेंस में से हम लाइट को क्रॉस करा रहे हैं, तो लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब हम गिलास वो जिसमें हमने पेंसिल को डिप किया था उसको हम बाहर से देखेंगे तो हमें पेंसिल ऐसे नजर नहीं आएगी, बल्कि इस तरीके से नजर आएगी, थोड़ा सा बेंड हुई हुई। यही हमारे पास कहलाता है रिफ्रैक्शन, द चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी एज इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी जो कि हवा के अंदर थी, और वो जब पानी के अंदर जाएगी तो अपने मीडियम को चेंज करेगी। ठीक है, तो जैसे ही मीडियम को चेंज करेगी तो यकीनन वो अपनी वेलोसिटी को भी चेंज करेगी। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट क्रॉस हो जाएगी, पार हो जाएगी। ठीक है, बट चैप्टर नंबर 13 में बात क्या थी, हमारे पास बात थी रिफ्लेक्शन। हमने कहा था कि लाइट जब टकराएगी किसी मेटल सरफेस से तो वो बाउंस बैक हो जाएगी, और इस बाउंस बैक होने को हमने कहा था रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा, इसके न्यूमेरिकल और 13 का न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, मैं आपको एक टेबल मैंने वादा किया था कि वो मैं बनवा दूंगा। उस टेबल को देखने के बाद तुम समझ जाओगे कि भाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस क्या काम करता है, और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करता है, और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है। ठीक है, ये सवाल है। इसके बाद एक सवाल जो कि रिड्यूस हो चुका है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, लेकिन हम फिर भी करेंगे क्योंकि वो सवाल हमारे न्यूमेरिकल से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है, 2 पॉइंट के लॉज हैं। जिस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। ठीक है, इसको उतार सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, बड़ी माजरत चाहता हूँ अगर थोड़ा सा लाइट नजर आ रहा हो, थोड़ी देर के बाद जब मार्कर यूज्ड हो जाएगा तो फिर वो मतलब डार्क हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि चैप्टर नंबर 13 में था, उसका फर्स्ट पॉइंट था द इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज लाइज एट द सेम प्लेन। यहां पर भी वही लाइन है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट द सेम प्लेन। सारी चीजें सेम प्लेन पे होंगी। फर्क कहां आ रहा है, फर्क आ रहा है लॉ नंबर 2 यानी कि पॉइंट नंबर 2 में। वो क्या फर्क है, द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। बस वहां पर क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो बराबर था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, लेकिन यहां पर चूंकि चीज क्रॉस हो रही है, जब चीज क्रॉस हो रही है तो यहां पर एंगल बनेगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन उसके साथ एक वर्ड लगेगा और वो एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और साइन एंगल इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल रिफ्रैक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा फॉर एनी टू मीडियम। ठीक है, ऐसी बात लिखी हुई है, बस ये इतनी सी बात है। इसको लिखवाने का मकसद क्या था, बेसिकली तो बोलोगे यार रिड्यूस हुआ तो फिर क्यों करवाया। रिड्यूस होने के बावजूद इसको करवाने का मकसद ये था
कि ये वाला जो आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 14.3 में यूज हुआ है, और वो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पेपर के हवाले से, ठीक है, बोर्ड पेपर के हवाले से, क्योंकि थोड़ा सा घुमा हुआ है और उसमें अक्सर बेशतर लोग गलती कर जाते हैं, तो दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देख लो। और अब हमने काम करना है लेंसेज का। बेसिकली दो टाइप के लेंस हैं, नंबर 1 इज कॉनकेव लेंस, नंबर 2 इज कॉन्वेक्स लेंस। केसेस जो कि थे वो इस चैप्टर से रिड्यूस हो चुके हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो रिड्यूस हो चुका है, उसकी जगह थिन लेंस फार्मूले की अहमियत थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। इसको उतारो और फिर अब हम करते हैं उसका लेंसेज का टॉपिक। अच्छा भाई, अब हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंक्लूड भी है इस बार, और वो है हमारे पास लेंसेज का, ठीक है। लेंसेज है क्या, पहले समझ लो। अल्लाह ताला ने एक तो कुदरती लेंस हमारी आंखों में दिया, ठीक है। इससे अच्छी चीज़ तो दुनिया में कोई नहीं है, जो अल्लाह की तख्लीक है उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम लेंस के जरिए बेसिकली अगर किसी के लेंस में अल्लाह ना करे मसला आ जाए, उसको देखने में मसला होता है, ठीक है। कोई भी रोशनी मेरी आंखों तक आती है और लेंस को क्रॉस करके वो मेरे आंखों के सामने डिस्प्ले होती है, तो लेंस का काम बेसिकली ये कि लाइट को क्रॉस करवाना, ठीक है। आर्टिफिशियल लेंस भी अब आ गए हैं जो कि बहुत सारे लोग इवेंट्स के हिसाब से लगाते हैं अपनी आंखों के अंदर, तो लाइट क्रॉस होकर उस लेंस से जाती है। अब लेंस की डेफिनेशन तो सिंपल सी है, वो क्या है कि अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज लेंस। ये तो सिंपल सी लेंस की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब दो टाइप के लेंस हैं, जिस तरीके से दो टाइप के मिरर थे, मैं उस चैप्टर्स को साथ लेके क्यों चल रहा हूँ, एक तो वो रिवाइज भी हो रहा है और तुम्हें डिफरेंशिएट का पता भी चलेगा, ठीक है। दो टाइप के लेंस हैं, जैसे कि दो टाइप के मिरर थे और नाम भी वही है, जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर था, वैसे ही कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस है, बस काम डिफरेंट है। कॉनकेव मिरर का काम था लाइट को एक जगह पर जमा करना, और कॉन्वेक्स मिरर का काम था लाइट को फैला देना। यहां पर उल्टा है, कॉनकेव लेंस का काम है लाइट को फैला देना और कॉन्वेक्स लेंस का काम है लाइट को जमा कर देना, बस ये फर्क है, ठीक है। अच्छा, इफ द लेंस इज थिनर एट सेंटर एंड थिकर एज इट्स एजेस, ये आपके पास लेंस बना हुआ है, ठीक है। और इसकी जो बीच वाली लाइन है, कोशिश करना इसको ब्लैक से बनाओ और इसकी भी सेंटर लाइन को ब्लैक से बनाओ, लेकिन ये ऊपर की दो लाइनें जो कि लाइट वाली हैं और नीचे की दो लाइनें जो कि लाइट वाली हैं, कोशिश करना कि इनको ब्लू से बनाओ। ब्लू कलर का इस्तेमाल करोगे तो वो ज्यादा बेस्ट है। एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई, इट डाइवर्जेस द इनकमिंग पैरेलल रेज सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्ज कर देता है, चीजों को फैला देता है। अब देखो ये लाइटें आ रही हैं एक खास मीडियम से, और यहां पर ये लाइटें बाहर की तरफ जब निकल रही हैं तो ये फैल के निकल रही हैं, कुछ ऊपर जा रही है कुछ नीचे जा रही है। इसका मतलब कॉनकेव लेंस का काम चीजों को फैला देना है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, डायग्राम में लेंस ब्लैक से बनाओगे, यानी कि सिंपल पेंसिल से बनाना, बीच वाली लाइन सिंपल पेंसिल से बनाना, और ये जो इसकी सेंटर वाली लाइन ये भी सिंपल पेंसिल से बनाना। लेकिन ये जो बाकी लाइनें जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, कोशिश करना वो तुम भी ब्लू कलर से बनाओ, ठीक है। इससे तुम्हारी प्रेजेंटेशन सही जाएगी। और बेसिकली लाइट को हम ब्लू कलर से ही मेंशन कराते हैं डायग्राम के अंदर, सही हो गया, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस की कहानी समझ में आ गई कि इसका काम है चीजों को डाइवर्ज करना। लेकिन चैप्टर नंबर 13 पे आओ तो कॉनकेव मिरर का काम था चीजों को जमा करना, बिल्कुल अपोजिट चलता जाएगा। अब हमने करना है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और उसका काम होगा चीजों को एक जगह पर जमा करना, यानी कि प्रिंसिपल फोकस में। अच्छा, अब हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। यकीनन कॉनकेव लेंस में एक सिंपल हमारी कॉमन सेंस है कि कॉनकेव लेंस में अगर मैंने ये बोला है कि लाइट फैली है, तो मैं कॉन्वेक्स लेंस में यकीनन ये बोलने वाला हूं कि लाइट जो है वो एक जगह पर आके रुकी होगी, ठीक है। ये एक मतलब फितरी सी बात है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में लाइट ने फैली थी, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट जमा होगी, ठीक है। इसको उससे थोड़ा सा मैच करके पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। इफ द लेंस इज थिकर एट सेंटर, ठीक है, जैसे कि लेंस थिकर है, इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस, इट कन्वर्जेस द रेज कमिंग पैरेलल टू इट, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। अब तुमने बीच में बनाना है आपको यहाँ पे लेंस, ठीक है। ये वाली लाइन जो कि प्रिंसिपल फोकस की होती है, ये वाली लाइन ऐसे ही आएगी ब्लैक से यानी कि पेंसिल से, और इसकी ये वाली लाइन पेंसिल से आएगी, ठीक है। ये एफ है, ये 2। अच्छा, हमने असल में बहुत सारे टॉपिक रिड्यूस हो गए, तो 2F का कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, ठीक है।
हम एक बात याद रखना, अगर कोई पूछे भाई इसके अंदर 2f क्या है, ये मिरर में तो नहीं था, तो उसको बताना मिरर में जो काम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C करता है, यहां पर वही काम 2f करता है। बस ये छोटा सा डिफरेंशिएट इस बैच के लिए तो ये कि इस बैच ने बहुत सारे टॉपिक्स रिड्यूस किए। अगर केसेस पढ़ते तो उसमें बहुत डीपली था कि व्हाट इज f एंड व्हाट इज 2f एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लेकिन अभी कोई पूछे तो पूछना भाई ये C वहां पे तो C था, यहाँ पे 2f क्या आ गया, तो उसको बता देना सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां पे जो काम करता है यहाँ पर वही काम 2f करता है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, सारी लाइटें हैं और सारी लाइटें कोशिश करना, मेरा थोड़ा सा पॉइंट इधर से हिला है, कोशिश करना कि तुम्हारी सारी लाइटें इस फोकस के ऊपर मर्ज हो, मतलब एक जगह पर आकर जमा हो और फिर यहां से निकले, ठीक है। ये आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही कहानी हो गई। उम्मीद है बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कौन सा टॉपिक हमने करना है। अच्छा भाई, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था नहीं, इस बार हो गया। वो क्यों हो गया, एक तो बोर्ड वालों ने मेंशन कर दिया इस टॉपिक को, और दूसरी बात न्यूमेरिकल्स, इस टॉपिक की कोई चैप्टर नंबर 13 में भी न्यूमेरिकल्स है, चैप्टर नंबर 14 में भी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बेसिकली बात क्या है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। इन्होंने बोला कि द लीनियर और लिटरल मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। इसके दो इक्वेशंस बनेंगी। नंबर वन इज बहुत आसान सी है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो निकालना है, यानी कि m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। हमने ये चैप्टर नंबर 30 के न्यूमेरिकल्स नहीं किया था, तो हमें याद आ जाएगा, तुम इसको प्रीवियस वीडियो में जाकर देखोगे। और m इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, यानी कि q अपॉन p। तो जब तुम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो तुम्हारे पास चीज बन जाएगी m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ और q अपॉन p, यानी कि इमेज को, हाइट ऑफ इमेज ऊपर है तो q से हम इमेज को रिप्रेजेंट करते थे, q भी ऊपर आ जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे है तो ऑब्जेक्ट को हम p से रिप्रेजेंट करते थे तो p भी हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का टॉपिक है और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो कि चैप्टर नंबर 13 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 14 में हमने करना है, ठीक है। ये हो गई बात इसकी क्लियर। अब हमारे पास इस चैप्टर में कोई 3 टॉपिक रह गए। नंबर वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन आई, और एक टॉपिक है हमारे पास थिन लेंस फार्मूला। थिन लेंस फार्मूला में किसी को कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि थिन लेंस फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज, या बिल्कुल सिमिलर टू मिरर इक्वेशन, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। उसमें लिखा हुआ भी बकायदा, बस 3 पॉइंट्स बने थिन लेंस फार्मूला के, असल वो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कहानी हमारी खत्म है थिन लेंस फार्मूला में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा सा कहां फंसेंगे, हम फंसेंगे ह्यूमन आई पे। ह्यूमन आई पे भी वो लोग नहीं फंसेंगे जिन्होंने 9th क्लास में बायो ली थी, ठीक है। जब बायो ली थी तो उसकी वजह से उनको ह्यूमन आई की वो चंद चीजें पता होंगी जो बेसिक चीजें, ठीक है। लेकिन जिन्होंने बायो नहीं ली थी उनके लिए थोड़ा सा उसको मतलब समझना पड़ेगा। और नंबर 3 इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म को रखने के बाद जब हम उसमें से रिफ्रैक्शन कराएंगे तो वो एक टॉपिक है जो कि आपके पास प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। जब आप उसमें पेन्स लगाते हो प्रैक्टिकल में, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि प्रैक्टिकल कैंसिल हो गए, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक तो ये प्रैक्टिकल वाली बात मैं क्लियर कर दूं कि फिलहाल अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से नहीं आया कि प्रैक्टिकल्स आपके होंगे या नहीं होंगे। सेकंड नोटिफिकेशन जो 50% एमसीक्यूज वाली बात है, ठीक है, उसको अभी इतना ज्यादा सीरियस ना लो। वो इसलिए कि याद रखो, अगर मैट्रिक में वो ये बोलते हैं कि हम 50% एमसीक्यूज लेंगे, 2 घंटे का पेपर लेंगे, तो तुम्हारा मॉडल पेपर आएगा। मॉडल पेपर से मुराद ये है कि 50% एमसीक्यूज का मतलब है 100 नंबर का पेपर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें से 50 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो ये एक तरीके से तुम्हारा पैटर्न ही चेंज हो गया, यानी कि तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा पेपर का। तो जब तक मॉडल पेपर नहीं आए आप किसी भी ऐसी बात पे यकीन ना करना, अपनी तैयारी करते रहो। और वैसे भी सुनना, उम्मीद ये है, यानी कि हमने जो सुना है मॉडल पेपर आपका अगर आया भी तो वो मई तक आएगा, ठीक है। तो आप इस चक्कर में तैयारी को अपनी नहीं छोड़ सकते कि मॉडल पेपर आएगा तो हमने तैयारी करनी, क्या पता मॉडल पेपर में ज्यादा काम मॉडल पर ही ना आए, वो बोले नहीं भाई हम पूरा पेपर ले रहे हैं, 2.5 घंटे कोरोना वाले मामला खत्म हो गए तो अब हम पूरा पेपर ले रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। 3 टॉपिक्स रह गए हैं, प्रिज्म, थिन लेंस फार्मूला और ह्यूमन आई। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको सैटरडे वाले दिन तक कंप्लीट कराएं, आज थर्सडे, ठीक है। कोशिश करके बाकी 3 टॉपिक्स निकल गए और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा एक और वादा ये कि संडे वाले दिन मैंने चैप्टर नंबर
2 मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 2.7 मैंने आपकी करवानी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उसको भी अब अच्छे से देखिए मतलब साथ चलें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मतलब ये वीडियोस देखते हो, समझ में आता है आपको, ठीक है। और इसको समझ लो एक बार, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। जो जूम की क्लास की बात थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो पूरा मेरे पास जो PDF फाइल है उसको मैं कहीं ना कहीं अपलोड कर सकूँ, जिसमें मेरे पास वो सारा जो रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है। खैर इसको समझो, इसमें कोई मसला आए तो मुझसे पूछ सकते हो। और इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन बकिया रिमेनिंग तीनों टॉपिक्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। और संडे वाले दिन एक्सरसाइज नंबर 2.7 आएगी, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। इसके न्यूमेरिकल्स आसान है, जिसने 13 की सही से कर लिए उसके लिए 14 करना मुश्किल नहीं है। 15 में न्यूमेरिकल्स है नहीं, 15 हमारा 10 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि 7-8 मिनट की वीडियो में। और उसके बाद 16 थोड़ा सा लेंथी है, 17 में न्यूमेरिकल्स नहीं है, 18 में न्यूमेरिकल्स नहीं है, और 19 में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके जो थ्योरी टॉपिक्स थे वो रिड्यूस हो गए, लेकिन फिर भी हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इस चैप्टर के निकल जाने के बाद हमारे पास एक मेन चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर नंबर 16, ठीक है। और 16 में भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सारी थ्योरी के टॉपिक्स एक वीडियो में करवा दूंगा और एक वीडियो में न्यूमेरिकल आ जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, मतलब 25-30 मिनट की वीडियो बन जाएगी तो उसमें हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह आपको मैं इसके रिमेनिंग टॉपिक्स कराता हूँ।